वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 62% है और इसके साथ साथ हवा 2 नॉट की रफ्तार से चल रही है। लेकिन गर्मियों की आमद महसूस हो रही है, दर्जा राहत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पे गर्मियाँ जो होती हैं वो बड़ी जालिम किस्म की होती हैं, इसलिए ज़रा लोग घबराते हैं कि यार अब फिर से गर्मियाँ आ रही हैं। लेकिन सर्दियों के चस्के तो आपने ले लिए, अब गर्मियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी क्योंकि हमारे फैसलाबाद के अंदर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से भी दिन ब दिन गर्मी में इजाफा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की वजह से जहाँ माहौल आलूदा हो रहा है वहीं पे गर्मी भी बढ़ रही है, क्योंकि फैसलाबाद का शुमार, जैसा कि आपको गुज़िश्ता दिनों भी हम बताते चले गए कि जो अगर माहौलियाती आलूदगी के लिहाज से देखा जाए दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इसका शुमार होता है। इस हवाले से कुछ ना कोई इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट को या मुतल्लिका अदारों को लेने चाहिए ताकि हम अपने माहौल को साफ सुथरा और पाक बना सकें। आगे बढ़ते हैं जनाब। कल एक वीडियो जो है वो हमारे हाथ लगी जिसपे 24 चैनल के ऊपर भी नशर किया गया और दीगर चैनल्स के ऊपर भी उसमें दिखाया गया कि किस तरह से सियालकोट में होने वाले जो गुजरांवाला में जलसे हैं उसके अंदर जो कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हुआ था उसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब को ट्रैप करने की एक किस्म की कोशिश की जा रही थी, पर्चा देने की कोशिश की जा रही थी। और फरदौस आशिक अवान जो है वो वीडियो के अंदर कहा जा रहा था कि शेख रशीद से बात कर रहे थे और FIR काटने की गुफ्तगू हो रही थी राना सनाउल्लाह के। आइए आपको वो वीडियो पहले दिखाते हैं फिर इस पे गुफ्तगू करते हैं। ये लेकिन ये बदमाशी राना सनाउल्लाह बच के अज पुलिस पर्चा दे रहे हैं, भरोसे वास्ते बैठ रहे हैं, सोच समझ के जरा FIR देनी है ताकि इन्होंने कड़ीकी किसी तलखी है। लेकिन ये बदमाशी राना सनाउल्लाह बच के अज पुलिस नाज़रीन, जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर भी आई तो एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो जन्म ले चुकी थी और इस कंट्रोवर्सी के अंदर खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के कैंडिडेट्स और जितने भी उनके चाहने वाले हैं, जितने भी उनके वोटर्स हैं वो गुफ्तगू करते नजर आए। कोई फिरदौस आपा के हक में गुफ्तगू करता नजर आया तो ज्यादातर लोग जो हैं वो इनके खिलाफ बात करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट किस कदर आगे जा सकती है इसका मुआवजा इस वीडियो के साथ करने से मिल सकता है, क्योंकि जहां पे एक शख्स को ट्रैप करने की कोशिश किया जाता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को, पॉलिटिकल पावर को यूज करने की कोशिश की जाती है, वो शख्स कल को कुछ भी कर सकता है। इसलिए अगर आराम और इत्मीनान के साथ मामलात को सुलझाया जाए तो वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मुल्क कौम की तरक्की के ऊपर जरा जोर दिया जाए, इतना फोकस वहां पे किया जाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो मजीद बेहतर हो सकती है। तो ये तो थी सियासी गपशप, लेकिन आगे हम चलते हैं, सेहत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेके, और खास तौर पर अगर आप फेस ब्यूटी की बात करें, जब भी आप स्माइल करते हैं तो सबसे पहले दिखने वाली चीज जो होती है वो आपके दांत होते हैं। अगर आप दांतों की केयर नहीं करते तो जनाब यकीन जानिए आपकी स्माइल जो है वो मांद पड़ सकती है, फीकी पड़ सकती है। तो अपनी चमचमाती स्माइल के लिए, अपनी फेस की खूबसूरती के लिए हमें जो है वो अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं और जो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कॉन्शियस नहीं होते। अब कॉन्शियस कौन लोग नहीं होते वो भी आपको बता देते हैं जनाब। ऐसे लोग जो कि पान, गुटखा और सुपारियों का इस्तेमाल करते हैं और उन सुपारियों की वजह से, गुटके की वजह से और पान की वजह से मुंह के कैंसर का सबब बनते हैं, वो माजर चाहूंगा। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ स्मोकिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं। स्मोकिंग की वजह से भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आपकी हेल्थ के हवाले से जन्म ले सकते हैं। इसके ऊपर मौजू पे हमने आज खास तौर पर गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर निदा को हमने दावत दे रखी है, जो कि डायरेक्टर इमरजेंसी भी हैं और डेंटलिस्ट भी हैं। तो आपको वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमने खास तौर पे आज एक और डेंटल सर्जन जो है उन्हें दावत दे रखी है। हमारे साथ डॉक्टर उमर भी मौजूद हैं, तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं डॉक्टर निदा की तरफ जाना चाहूंगा। डॉक्टर, आप क्या कहेंगी ऐसे लोग जो कि शराब नोशी करते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं या फिर छालियां खाते हैं और बहुत सारा गुटखा भी इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर चूना भी मौजूद होता है, दिगर ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं जो कि आपके लेयर्स, जो कि इनर लेयर्स होती हैं मुंह के अंदर, चीक्स के अंदर, वो भी डिस्टर्ब करते हैं आपको। जुबान के ऊपर भी वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि फाड़ देते हैं जाके जुबान को भी। तो इसके बावजूद भी उसका इस्तेमाल नहीं छोड़ते, अल्टीमेटली आके कभी ना कभी डायग्नोज होता है उनको मुंह का कैंसर। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? थैंक यू हनान फॉर इनवाइटिंग टू आवर शो। सबसे पहले मैं जो हूँ इस टॉपिक पे ये कमेंट करूँगी कि
फर्स्ट थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द पेशेंट अवेयरनेस। हमारी जो आवाम है उसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी लोगों से बात की जाए तो लोग समझते हैं कि डेंटिस्ट्री जो है बिल्कुल एक साइड फील्ड है या इस तरह एक अनकॉमन चीज़ है। लेकिन अगर आपने जो है लोगों को अपनी जो है ओरल कैविटी की हाइजीन की तरफ भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जैसे कि हम इंडो पाक कॉन्टिनेंट से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पे पान, गुटखा, छालिया, नस्वार, शराब नोशी, इन सब चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा कह लें कि एबनॉर्मल यूजेज है। लोगों को नहीं पता कि इसके कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा केसेस भी इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही रिपोर्ट होते हैं इस हवाले से, या दूसरी मुल्कों की अगर बात की जाए वहां पे भी गुटखा इस तरह से चलता है? नहीं, देखें वहाँ पे हमारे ये इंडो पाक कॉन्टिनेंट में और बाहर के मुल्कों में ये डिफरेंस है कि वहाँ पे पेशेंट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो लोग हैं यहाँ पे पेशेंट अवेयरनेस जो है इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। पेशेंट एजुकेशन लेवल जो है ये भी बहुत जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस चीज़ की तरफ प्रोसीड कर रहा है टूवर्ड्स द ओरल कैंसर। तो इस वजह से जो है अब लाइक ये कि हर पाकिस्तान में छठा बंदा जो है तकरीबन वो प्रोन है फॉर द ओरल कैंसर। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कॉन्शियस भी होते हैं ना कि उनके दांत चमचमाते हों, वाइट कलर के हों, स्माइल करें तो यूं जैसे लाइटें निकलें दांतों से, बड़े कॉन्शियस होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो रोजाना ब्रश भी करते हैं, बहुत सारी एहतियातें भी बरतते हैं, फिर भी येलोइश टून नहीं जाती। उसके पीछे क्या वजह होती? अच्छा, इसमें ये है कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसके भी अगेन ना। इसमें ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रशिंग टेक्निक हमारी ये डिफर करती है। पेशेंट को या लोगों को नहीं पता होता एग्जैक्टली कि ब्रशिंग टेक्निक कैसे आपने यूज करनी है प्रॉपर। जैसा हम कहते हैं किसी भी काम करने का एक प्रॉपर वे होता है, तो लोगों को नहीं पता होता कि आपने किस तरह से अपने दांत ब्रश करने। प्लस एज फार एज द फैसलाबाद इज दिस एरिया इज कंसर्न, तो यहाँ के वाटर में फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज्यादा है। Exactly. जिसकी वजह से जो है ना आपने ये जैसे कि कहा कि दांत पीले होते हैं या इस तरह, तो उसकी वजह से फ्लोराइड के कंटेंट की वजह से वो दांतों में जो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना दांत वो भी पिलाहट का बाइस बनते हैं। और बाज़ ये भी होता है कि खाना खाने के बाद कुछ ज़र्रात छुपी हुई जगहों पे मौजूद होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पे हो जाती है और वो भी बड़े नुकसानदेह होते हैं, बैड ब्रेथिंग और इसके साथ साथ दीगर बीमारियों का सबब भी बनते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बैड ब्रेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि अगेन जो है हमारी आवाम जो है वो ज़्यादातर तो ऐसी आवाम है कि जो कि अपनी ब्रश नहीं करते लोग। प्लस अगेन पान, गुटखा, छालिया, नस्वार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लोगों को ये चाहिए कि हर तकरीबन खाने के बाद कम से कम कुल्लियाँ ज़रूर करें, 2 से 3 मरतबा। मैं ये मैसेज लोगों को देना चाहूँगी कि कुल्ली ज़रूर करें हर खाने के बाद, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग जब कुल्ली नहीं करते तो हमारे मुंह के अंदर जो है दांतों पे एक प्लाक की लेयर जो होती है वो जमना शुरू हो जाती है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करती है टूवर्ड्स द जिंजिवाइटिस और फर्दर जो है ना वो फिर पेरिडोंटाइटिस कॉज करती है, जिसको हम आम अल्फाज में मास्कोरा भी कहते हैं। जब फैसलाबाद में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है लोगों में पेरिडोंटल कंडीशंस जो हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हैं। वो अगेन अवेयरनेस का जो एक फैक्टर है हमारा उसकी वजह से है। प्लस इसके अलावा ये कि गैस्ट्रिक इश्यूज भी पेशेंट को हो सकते हैं, उसकी वजह से भी जो है बैड ब्रेथ जो है ये भी इसकी एक कॉज है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर उमर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या ढीठ काम किया जाता है इनकी तरफ से, इतना बताया जाता है लेकिन फिर भी गुटखा खाना नहीं छोड़ते, इसके पीछे वजूहात क्या है? गुटखे जो हैं ये हमारे मुल्क कौम के नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है और किस तरफ लेके जा रही है। एक हेल्दी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के बजाय ये नेगेटिविटी की तरफ चलते चले जा रहे हैं और उससे कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि देखा देखी शुरू कर लेते हैं कि ये खा रहा है, पता नहीं कौन सा सरूर मिल रहा है, मैं भी खा के देखता हूं। तो ये कितनी बुरी चीज है, इस हवाले से जरा बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम हनान, क्या हाल है? जी। अच्छा, इसके गुटके के मुतालिक बेतहाशा हमने आर्टिकल्स भी लिखे हैं और ये एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रीली अवेलेबल, ये फ्रीली अवेलेबल है, चीप है, काउंटर सेल है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज की कि किस एज को हमने ये देना है, किसको नहीं देना, ठीक है। प्लस इसके अंदर किसी की स्कूल्स के अंदर, किसी भी कॉलेजेस के अंदर आप जितने भी देख लें कैफेटेरियाज उस पर ओपन मिल रहे हैं। फैसलाबाद के मोस्टली बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं उन पे गुटखा जो है वो ओपनली सेल आउट हो रहा है।
ठीक है, उसका कंजम्पशन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे जो जनरल अवाम है उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी एक बंदा 50 साल से गुटखा खा रहा है, उसको कोई मसला भी नहीं है। उनको ये नहीं पता कि जेनेटिक्स बहुत रोल पैदा करती हैं। जेनेटिक्स एक मतलब ये है, आप इस तरह की मिसाल ले लें कि एक कॉटन की फैक्ट्री है, उसमें आग लगने की जो वो है ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह आप समझें कि जो बंदे के जेनेटिक्स में कैंसर होने की, मुंह का सरतान जिसे कहते हैं, उसके चांसेस हैं, तो इसका मतलब उसने ज्यादा चांसेस हैं उसमें होने की। प्लस जब बच्चे की स्कूलिंग में मदर पेरेंट्स, ये चीज बहुत फैक्टर है, सोसाइटी, दोस्त खा रहे हैं, और इतनी चीप अवेलेबल होना गुटखा, और मतलब कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज के अबव कोई नहीं है। हमारा जो स्कूल्स के अंदर सिलेबस है उसमें कोई नहीं पढ़ाया जाता कि जी बच्चों को किस तरह आपने देना है। प्लस 6 मंथली रिव्यू टू डेंटिस्ट। जितने भी बाहर जो आपके देखें डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें स्क्रीनिंग है। जो हमारे वो कहते हैं कि जी आप मोस्टली केसेस कहते हैं जी कि कम हो गए, ज्यादा हो गए, वो बहुत अंडर रिपोर्टेड होते हैं। स्क्रीनिंग हो ही नहीं रही। स्क्रीनिंग नहीं होगी तो पता नहीं लगता, इनिशियल डायग्नोसिस ही नहीं होता। जिसके देखें जितने भी पाकिस्तान के टॉप हॉस्पिटल्स हैं जो सरतान का इलाज कर रहे हैं वो भरे हुए हैं, और इसीलिए कि वो एंड स्टेजेस पे आते हैं और वो उन पे फिर लोड होता है कि वो क्यों नहीं उसको परफॉर्म कर रहे। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक स्क्रीनिंग नहीं होगी, जब तक इस चीज को गवर्नमेंट अवेयर नहीं करेंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा। प्लस उसकी अवेलेबिलिटी आपको देखें, ये नॉर्मली आप इवन शॉप्स पे जाके गुटखा आपको आराम से मिल जाता है, किसी किस्म का मसला नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। और वो जिसको सुपारी ट्रीट किया जाता है, आप सोचें कि तमाम बच्चे सुपारी ट्रीट खा रहे होते हैं और वो कह रहे हैं कि जी सस्ती चीज है ले लो, और उसका मतलब ये है कि सब एक दूसरे को दे रहे होते हैं। और मतलब इस सबसे इंपॉर्टेंट है कमर्शियल्स। आप देखिए टीवी पे इस पे कमर्शियल्स आ रहे होते हैं, गुटखे के नहीं आ रहे होते, लेकिन सुपारी के जरूर आ रहे होते हैं। गुटखा और सुपारी दोनों एक ही चीज है, सिर्फ बहन भाई हैं, सिर्फ कोटिंग का फर्क है, ठीक है। तो कोटिंग करके उसको बेच दे, वो कहते हैं ये भी सुपारी है, वो भी सुपारी है। वो तेज होती है, रिस्पॉन्स करती है, प्लस उसमें एडिक्शन होती है। जब उसकी क्वांटिटी आपकी ड्रॉप करती है, आप बच्चा खाता है, उसको सुबह को खाया, उसकी क्वांटिटी ड्रॉप हुई, तो अगले दिन उसको फिर क्रेविंग होती है। वही क्रेविंग है जो निकोटीन क्रेविंग है, जो एक सिगरेट वाले को होती है, वही क्रेविंग जो है ना गुटके वाले को हो रही है। और वो गुटके के ऊपर जो है ना एक समझे निकोटीन की कोटिंग है, और वो ज्यादा मतलब ये है कि हार्मफुल है क्योंकि वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है। जुबान के नीचे जो है ना इंसान की जो भी चीज रखी जाए वो जल्दी अंदर जाती है, बजाय के सांस के, स्मोकिंग के लिए कोई भी अंदर जा रही है, वो डायरेक्ट अंदर जाती है एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो खत्म कर देती है और वो डायरेक्ट अंदर जाएगी, वो डायरेक्ट अफेक्ट करेगी बच्चे को। बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा पढ़ भी, अच्छा मोस्टली ये करते हैं कि वो कहते हैं हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती है हमसे। डेफिनेटली ये ठीक है। जब वो सुपारी खाते हैं, वो गुटखा खाते हैं, वो उनको इनका जो टेस्ट बर्ड्स जो उनके डेवलप होते हैं उस टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करते हैं, और जब सेटिस्फेक्शन होती है तो ऑटोमेटिकली माइंड रिलैक्स होता है। और जब माइंड रिलैक्स होता है तो आप जो चीज भी पढ़ रहे हैं या जिसको भी देख रहे हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी अपने अंदर रखते हैं। तो ये वो मामलात होते हैं जिनको हमें फोकस करना चाहिए, और खास तौर पे पेरेंट्स को इसमें लाजमी तौर पे अमल दखल करना चाहिए। मैं उन पेरेंट्स से दरख्वास्त करूंगा जो कि अपने बच्चों पे नजर नहीं रखते और बाहर जाके वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ना रोकें उन्हें किसी चीज से, लेकिन नजर जरूर रखें। अगर किसी बैड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आप उसे ऑब्जर्व करें कि वो मुंह अगर चला रहा है तो क्या खा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो कि 10 साल की उम्र से जरा ऊपर जाते हैं, वालिदैन उन पे उस तरह से फोकस करना छोड़ देते हैं जैसे वो छोटे होते फोकस करते थे। तो फोकस 20 साल की उम्र तक कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये वो कम से कम एज लिमिट होती है जिसके बाद बच्चा थोड़ा बहुत मिच्योर होना शुरू हो जाता है, सेंस की एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। मैडम निदा, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? बच्चों के ऊपर फोकस नहीं आजकल वालिदैन उस तरह से रख पाते जैसे रखना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है मैं कहूँगी थोड़ा सा पेरेंट्स को भी मैं एक मैसेज कन्वे करूँगी कि पेरेंट्स जो है टाइम मैनेजमेंट, पेरेंट्स जो हैं वो भी अपने बच्चों को, ऑब्वियसली आजकल का लाइफ इतनी हसल बसल लाइफ है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं दे सक रहे होते जिस तरह से कि पुराने ज़माने में हमारे पेरेंट्स जिस तरह हमारे बारे में कंसर्न थे। तो और प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब इंटरनेट जो है, इंटरनेट बहुत कॉमन हो गया है, यूज ऑफ द मोबाइल फोन्स। अच्छा, इसमें अब देखें ना, जैसे अगर एक टेक्नोलॉजी है तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो अगर लाइक ये कि अवेयरनेस रिलेटेड जो चीजें हैं वो बच्चों को अगर हम ज्यादा दिखाएं तो ऑब्वियसली उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट बोथ ऑन द माइंड एंड बॉडी होगा, ठीक है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस रखें। प्लस अगेन देखें, इस
पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि नस्वार जो है हमारे मुल्क में, नस्वार भी जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, और जैसा कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं, इट्स इजी अवेलेबल फॉर देम। तो उनको अवेयरनेस नहीं होती। अगेन वो भी फील, जब वो इसका यूज कर लेते हैं, पाउच ओरल कैविटी के बकल म्यूकोजा के अंदर वो रख लेते हैं, तो अगेन दे फील रिलैक्स। लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है विच प्रोसीड्स टूवर्ड्स द ओरल कैंसर। प्लस ये कि डेंटल कॉजेज भी इसकी ओरल कैंसर की हैं, जैसे ये कि दांत जो हैं हमारे, लोगों के दांत टूट जाते हैं, या जैसे कहते हैं कि भुरना शुरू हो जाते हैं, तो लोग डेंटिस्ट की तरफ प्रोसीड नहीं करते। वो इसको एक कॉमन एस्पेक्ट ही समझते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, या इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन देखें, ये भी जो है क्रूक टीथ भी जो हैं, दीज आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इरिटेशन। और वो क्या करते हैं कि जो हमारी ओरल कैविटी का अगेन जो म्यूकोजा है, उसको वो अगेन इन्फ्लेम करते हैं। रिपीटेडली इन्फ्लेमेशन जो है वो लीड करती है। इट इज ऑल्सो जो है ओरल कैंसर की तरफ प्रोसीड अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कुली करें तो फिर भी ब्लड आना शुरू हो जाता है उनके मुंह से, ये क्या चक्कर होता है? अच्छा, इसमें अगेन ये है कि जैसे कि हमने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया कि पेशेंट का जो है वो पेरिडोंटल हाइजीन ही इतनी बुरी हुई होती है कि वो पेरिडोंटाइटिस की तरफ प्रोसीड कर गया होता है पेशेंट जो है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसा हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में भी किसी भी जगह पे कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या दाना बन जाए, तो वो भी जैसा कहते हैं कि फटता है, मतलब प्रोसीड करता है, पहले स्वेलिंग होती है और उसके बाद वो फटता है। तो सेम इज द केस विद द गम्स, ठीक है। वो क्या होता है कि हमारे गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ठीक है, और लोग जो हैं अगेन इसकी तरफ, इसकी कोई डेंटिस्ट की तरफ कोई राब्ता नहीं करते, ना दांतों की सफाई कराते हैं। आइडली जो है हर 6 मंथ्स के बाद जो है ना लोगों को डेंटिस्ट की तरफ जो है रुजू करना चाहिए, जनरल चेकअप जो है वो करवा लेना चाहिए, ताकि कोई मेजर इशू कॉज ना करें। और अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, इग्नोर करने से वो बड़ी प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर निदा हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं, क्या स्मोकिंग से भी मुंह का कैंसर होता है, या सिर्फ बातें ही यही? नहीं, सबसे फर्स्ट मेन कॉजेज में जो है ओरल कैंसर की जो मेन कॉज है वो है ही स्मोकिंग सबसे ज्यादा। इसके अलावा स्मोकिंग, पान, गुटखा, छालियां, नस्वार, ये ऑल फॉर्म्स ऑफ जो हैं टोबैको हैं, डिफरेंट स्मोकलेस टोबैको और मतलब स्मोकिंग के साथ जो है ये ऑल टोबैको की फॉर्म्स है जो कि प्रोसीड करती हैं टूवर्ड्स द ओरल कैंसर। इतना तंबाकू का नुकसान है, कंजप्शन उतनी ही दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये क्या मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है, एडिक्शन काज कर देता है, क्या चक्कर क्या होता है इसके पीछे? अच्छा, इसमें ये कि देखें अगेन जिस तरह कहते हैं ना, ये एडिक्शन कॉज कर देता है। जिस तरह कहते हैं किसी चीज़ की एक इंसान को ज़रूरत या डिज़ायर फील होती है, तो इसी तरह ये होता है कि लोगों को चूंकि अवेयरनेस नहीं होती, तो इस वजह से वो जो है उनमें जैसा कहते हैं राइट और रॉन्ग की जो है डिफ्रेंशिएट करने की जो है माइंड जो है कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जारी बात है जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ये डिफरेंट करता है, इसमें एक मेन रोल है। प्लस पेशेंट एजुकेशन जो है, एजुकेशन लेवल्स, ये भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो कि जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और टोबैको का यूज जो है हमारे उसमें बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरत, मैं आपके प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ जो है आप अगर नेट पे और इतनी चीज़ें देखते हैं तो कम से कम एक टोबैको या स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स ही पढ़ लें, तो आपको वैसे ही इतना ज़्यादा खौफ आ जाएगा कि आप जो है उससे बैकवर्ड जो है मूव करने की कोशिश करेंगे। मैं ये समझता हूँ मैडम कि जिनको उस तंबाकू या सिगरेट की डिब्बी पे लगी हुई शक्ल से या तस्वीर से खौफ नहीं ना आता, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उन वीडियो से भी डरेंगे। लेकिन फिर भी देखना चाहिए कौन कहाँ पे किस तरह का रुख इख्तियार कर ले, सही डायरेक्शन में चला जाए, क्या पता होता है। लेकिन यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, गुटखा छोड़ना चाहते हैं, पान छोड़ना चाहते हैं, इस एडिक्शन से दूर जाना चाहते हैं, वो क्या करें, किस तरह से ट्रीटमेंट आप उनको देंगे? अच्छा, इसमें ये है कि डिफरेंट जो है, जैसे देखें आपने देखे होंगे अब हमारे मुल्क ने थोड़ी सी इस पॉइंट ऑफ व्यू से तरक्की की है कि जो है ऐसे सेंटर्स बना दिए
जो कि जैसा कहना कि जो लोग मनशियात में या इस तरह से कामों में मुलविस हैं, तो उनको जो है डिफरेंट उनकी जैसा कहते हैं कि साइकोथेरेपी की जाती है, प्लस पेशेंट एजुकेशन, इन सबको कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी। हम पेशेंट की जो है काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग जो है ये अगर आप पेशेंट की जाए तो जिस तरह कहते हैं हर इंसान को किसी ना किसी चीज का खौफ होता है, तो अगर लोगों को जो है इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया जाए तो मेरे ख्याल में जो है ये एक बहुत बड़ा रोल होगा कि जो है क्रेविंग्स कैसे दूर की जा सकती हैं। क्रेविंग्स के हवाले से कोई ना कोई टेक्निक तो मौजूद होगी ना जी। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्रेविंग्स को किसी तरीके से रोका जा सकता है? क्रेविंग की देखिए वो उसकी कई टाइप्स हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट किस लेवल पे है, उसकी एडिक्शन किस लेवल पे है, ठीक है। तो अगर तो वो हाई लेवल एडिक्शन है तो डेफिनेटली जो सेंटर्स होते हैं उसमें होता है। इनिशियल क्रेविंग को रिकॉर्ड करने के लिए उसको मॉनिटर किया जाए, ठीक है। उसके बाद निकोटीन पैचेस आते हैं, ठीक है। वो मतलब फार्मेसी से मिलते हैं, उसे निकोटीन पैचेस अपनी जिस्म पे लगा देते हैं जिसमें निकोटीन स्लो रिलीज होती है। उस स्लो रिलीज होने की वजह से पेशेंट को जो है ना इनिशियल जो स्मोक की आदत है ना वो कम हो जाती है। क्रेविंग्स तब भी होती हैं लेकिन फिर भी स्लो हो जाती है। उसके बाद निकोटीन गम्स आती हैं। पेशेंट जो मतलब जो सोशली एक्टिव होते हैं, जो लोगों से मिलना है और उनको वो स्मोकिंग की आदत पड़ गई हुई है, ऑफिसेज में है जहां स्मोकिंग नहीं हो सकती, वो निकोटीन गम यूज करते हैं। वो निकोटीन की फॉर्म, उसकी क्वांटिटी जो है ना वो उसके अंदर ब्लड के अंदर मेंटेन रखती है, जिससे पेशेंट के जो सीएनएस है, जो उसका दिमाग है, उसको सिग्नल जा रहा होता है कि आप निकोटीन ले रहे हैं। तो उसकी वो क्रेविंग की जो सेटिस्फेक्शन है वो लो रहती है। यानी ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है जी। उसके और ये भी एक कहा जाता है ना कि सेहतमंद इंसान होता भी वो है जो अपनी बॉडी को बेवकूफ बना के रखता है। और अगर डाइटिंग की बात की जाए, डाइटिंग भी एक आर्ट है, मुकम्मल आर्ट की तरह आपको खाना चाहिए। क्या आपकी बॉडी के मसल्स के लिए जरूरी है, फैट कंटेंट क्या चीज कम करेगी, इसी तरह ओरल हेल्थ के लिए भी आपको कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे चॉकलेट्स बच्चे बहुत यूज करते हैं और उसकी वजह से जो बेबीज होते हैं जिनकी उम्र 5 साल 3 साल 2 साल होती है, उनको माँ बाप चॉकलेट्स पे लगा देते हैं। क्रेविंग्स उनकी होती है लेकिन खा खा के अपने दांत खराब कर लेते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बेतहाशा मेरे क्लिनिक पे माँ बाप लेके आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम बच्चों के दांत साफ करवा रहे हैं और वो दांत खराब हो ही जा रहे हैं। पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मेन दांत साफ करने का टाइम जो है ना वो रात के वक्त है। रात के वक्त अल्लाह ताला ने ऐसे रखा हुआ है कि थूक कम हो जाता है। जब थूक कम होता है तो बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। रात को सोने से पहले दांत साफ करना बहुत जरूरी है। उसके बाद माउथ वॉश भी, ठीक है। और बच्चे जो है ना, जो चॉकलेट होती है वो स्टिक कर जाती है और उसको फिर वो उतारना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। माँ बाप खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके उसको साफ नहीं करते, जिससे फिर उनकी जो है ना वो केरीज शुरू हो जाती है। इसी तरह वो सोते वक्त बच्चे तंग कर रहे हैं, वो चॉकलेट दे दी कि जो चले सो जाएं, ये भी गलत है। उसमें वो बेबी केरीज हो जाती हैं, सामने वाले दांत सारे खराब हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर परमानेंट पड़े होते हैं, वो परमानेंट भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो वो चॉकलेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो चॉकलेट उसकी जो आपको पता है कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि जेनेटिक्स की वजह से दांत टेढ़े होते हैं। वालिदैन की अगर खराब थे तो बच्चों के भी होते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है इस चीज के अंदर। अब उनको ट्रीट किस तरह से करते हैं? ब्रेसेस जो लगाते हैं वो किस तरह से आप डिटरमिन करते हैं कि इस बच्चे के लगने चाहिए, इसके बड़े होकर ठीक हो जाएंगे? ये किस तरह से आप मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही कह रहे हैं आप। देखिए, वो कहते हैं कि देयर इज एन इनबिल्ट पैटर्न। आपके अंदर एक पैटर्न है कि आपने ग्रो कैसे करना है। आपके दांतों ने, आपकी बॉडी ने, आपकी आंखों ने, आपके बालों ने, हर चीज में। जैसे कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स होते हैं ना, डेफिनेटली, तो एल्गोरिथम्स हमारे जीन्स के अंदर भी सेम होते हैं। और जीनोम जो है वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर डोमिनेंट होगा पेरेंट्स की तरफ से या रिसेसिव होगा। इट डिपेंड्स। तो आपके अगर वालिदैन में से दोनों के दांत खराब है फिर तो ऑटोमेटिकली आपके खराब होंगे। अगर किसी एक के हैं तो फिर चांसेस हैं कि अच्छे हो जाएं या फिर खराब भी हो सकते हैं। लेकिन इन चीजों को ठीक किस तरह से करते हैं आप? देखिए, ये जो खास तौर पे जो दांत टेढ़े हो जाते हैं, इसका एक प्रोसेस लंबा होता है। 1.5 से 2 साल का टाइम होता है, जिसमें 12 साल की उम्र तक वेट किया जाता है। 12 साल की उम्र के बाद उसको ब्रेसेस लगाई जाती हैं। तो मतलब उसके बाद 12 साल के बाद 1.5 से 2 साल लगेंगे, जिसमें सीक्वेंशियल वायर्स होती हैं। वो स्पेशल कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की होती है, जिसमें हम उसको ब्रैकेट्स लगाते हैं
और उसमें जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वायरिंग आहिस्ता आहिस्ता दांत सीक्वेंस में आते हैं। तो वो उसका एक प्रोसेस होता है, पेशेंट को 1.5-2 साल का अरसा लगता है। अब उसमें कई लेटेस्ट एडवांसेस आ गई हुई हैं, इनविजिलाइन आ गई हुई हैं जो सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास सेलिब्रिटीज़ आते हैं, हमारे पास सोशली जो एक्टिव हैं वो आती हैं, उसमें वो इनविजिबल होती हैं, वो नज़र नहीं आती, मोस्टली तो नज़र आती हैं। तो उसकी लेकिन जो इनविजिबल होती है उनकी कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान के में कॉस्ट इफेक्टिव तो कॉस्ट ज़ाहिर है। और उसके बाद लिंगुअल आ गई जो अंदर से लगती हैं, बाहर नजर नहीं आती। लेकिन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये दांत टेढ़े होना तो बच्चा रोक नहीं सकता, लेकिन ये तो इनबिल्ट पैटर्न है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। सपोज एक पर्सन है जिसके बच्चा है जिसके दांत टेढ़े हैं, आपने उसे ठीक भी कर दिया, 2 साल बाद ठीक भी हो गए, तो क्या उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उसमें आते चले जाएंगे या जेनेटिक्स किसी हद तक चेंज हो जाती है इससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। वो इसमें ये होता है कि मैंने बताया कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डोमिनेंट और रिसेसिव, जिस तरह आपने भी बताया, ठीक है। तो उसमें हाँ, अगर कजन मैरिजेस में जरा हाथ हल्का रखा जाए, आउट ऑफ कास्ट अगर की जाए, तो फिर चांसेस होते हैं कि डेफिनेटली कजन मैरिजेस में ज्यादा इश्यूज हो जाती हैं, ठीक है। और वो लेकिन ज़ाहिर है वो हम एक फैमिली ट्रेडिशन है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन मसला ये आ जाता है कि आपको अगर आपने एक चीज़ कोई भी सर्जरी करवाई है, चाहे दांतों की है या फेस की करवाई है, कोई दाग की कराई है, तो वो आपका ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये है कि ऑफ स्प्रिंग में वो आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपके जिनोम के अंदर से ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह मुंह का सरतान की बात कर रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी वो बाबा जी फौत हो गए, 100 साल से वो सिगरेट पी रहे थे। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि किसी ना किसी तरह, क्योंकि ये शुरू से तो होता नहीं है ये मसला, जिनोम के अंदर भी अगर आता है आहिस्ता 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 इवॉल्व होती है हर चीज। जैसे ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल भी इवॉल्व हो रहा होता है, साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं उस चीज में। अब जिस तरह से इन्वॉल्व होकर म्यूटेट हो जाता है, कहीं ना कहीं म्यूटेशन ही आती है ना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये म्यूटेशन को ओवरकम करने के लिए भी तो कोई ना कोई प्रोसेस होगा ना, उसमें भी तो इवॉल्व हो सकते हैं हम। वो कैसे, हमें क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए? मतलब अपने दांत रेगुलरली साफ रखें, क्या करना चाहिए उस हवाले से? देखिए, एक तो ये है कि जिनोम ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप में है तो बच्चे में लाजमी आए। उसमें ये हो सकता है कि दूसरे बच्चे में वो ज्यादा हो सकता है, उसके बाद चौथे बच्चे में हो सकता है। एक तो ये है, ठीक है, जो पहले बच्चे में नहीं आया उस बच्चे के आगे बच्चों में हो सकता है। इस तरह पैटर्न होता है, ये एक पैटर्न है। अच्छा, दूसरा ये है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग आ गई हुई है, ठीक है। उसमें ये है कि उसमें आप प्री कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं प्री, जब बच्चा पेट के अंदर में मौजूद होता है। अमेरिका के अंदर ये सिस्टम अभी चल रहा है जिसमें आप जेनेटिक मटेरियल उसका ले लेते हैं और थ्रू आउट उसकी लाइफ की हिस्ट्री आप बता सकते हैं उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर कि इसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर क्या डिजीजेज हो सकती हैं, बच्चा लंगड़ा तो नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये तमाम तर बहुत नेक्स्ट लेवल की जनरेशन के लिए जो है वो हो रहा है। लेकिन यहां पे नहीं हो रहा, यहां पे तो अभी मेडिसिन जो है वो आपके जेनेटिक मटेरियल को देख के नहीं दी जाती। मतलब अगर डिस्प्रिन दे रहे हैं तो सबको ही दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं टैबलेट तो वो सबको ही चल रही है कि यार इस पे भी उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन यहां पे डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक मटेरियल उस चीज को कितना एक्सेप्टेंस उस चीज की रखता है, कितनी एक्सेप्टेंस उसकी नहीं रखता। बाज़ औक़ात रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद उसके जिनोम को वो सूटेबल नहीं होता, लेकिन डॉक्टर्स यहां पे दे रहे होते हैं। लेकिन अब बाहर आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम शुरू हो चुका है जिसमें आपके डीएनए को देख के जो है वो आपको मेडिसिन दी जाती है। इवन डीएनए डिकोडिंग की जाती है और पूरी आपकी प्रोफाइल आपके जो फैमिली डॉक्टर है उसके पास मौजूद होती है, उस हिसाब से आपको ट्रीट करता है। मजीद गुफ्तगू इस चीज के ऊपर करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर निदा मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठंडा गर्म बहुत ज्यादा लगता है उनको, और इवन स्वीट्स जब खाते हैं तो उससे भी इरिटेशन या फिर आपको पेन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, इसमें ये कि जो है ये जो आपने कंडीशन एक्सप्लेन की है, इसका मतलब ये कि इसको बोलते हैं हाइपर डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें ये होता है कि हमारे दांत जो है ना वो हसास हो चुके होते हैं। लाइक ये कि दांतों की जो है ना, जैसा आप कहें कि डिफरेंट लेयर्स होती है, उसके ऊपर जो मोस्ट सुपरफिशियल लेयर होती है इट इज कॉल्ड एनेमल, ठीक है। तो जैसा हम कहें कि हमारी जो एनेमल लेयर है उसकी थिनिंग हो चुकी होती है, और जो जैसा हमारी पूरी
बॉडी में नर्व्स एंडिंग्स मौजूद हैं, इसी तरह दांतों के अंदर भी जो होती हैं ना नर्व्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और जब जैसा आप कहें कि एक सरफेस कोटिंग आप ऊपर से अगर थोड़ी सी रिमूव कर दें तो क्या होगा कि आपकी जो नर्व्स एंडिंग है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगी टूवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो हैं, और प्लस क्या होता है कि पोर्स होते हैं हमारे दांतों के अंदर भी, जिस तरह स्किन में या पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं तो दांतों के अंदर भी पोर्स होते हैं। प्लस क्या हो जाता है कि उन पोर्स का साइज जो होता है वो ओपन हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आप चीज खाते हैं, ठंडा गर्म चीज लेते हैं, तो नर्व एंडिंग्स भी जैसा कहें कि लेयर के ऊपर सुपरफिशियल आ चुकी होती हैं, और प्लस पोर्स का साइज बड़ा हो चुका होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो भी चीज ठंडा गर्म खाता है तो वो जो है सेंसिटिविटी कॉज करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए डेंटिस्ट का इलाज बड़ा एक्सपेंसिव होता है, अमेरिका की निस्बत पाकिस्तान में देखा जाए तो काफी सस्ता है। वहां पे इवन बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां भी इंश्योरेंस नहीं इस चीज की करती, क्योंकि नियर अबाउट 17 और 18,000 डॉलर्स की जो है वो आपको इलाज करवाना पड़ता है, दांत नए लगवाने पड़ने, तो वहां पे बड़ा एक्सपेंसिव है। वहां पे इतना एक्सपेंसिव क्यों है, यहाँ पे नॉर्मल है? इस हवाले से क्या कहेंगी आप, क्या वजूहात क्या है? वहां पे मटेरियल का फर्क है, डॉक्टर ज्यादा पैसे लेते हैं, मुनाफा ज्यादा कमाते हैं, चक्कर क्या है? देखिए इसमें आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का रोल है। मटेरियल की कोई खास, अगर आप कहें ना कि कोई खास डिफरेंस नहीं होता। इवन कि हमारे बहुत ज्यादा डेंटल मटेरियल जो हैं वो एक्सपोर्ट ही हो रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान में बहुत कम जो है डेंटल मटेरियल जो होते हैं वो अपने खुद मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही कि हम बहुत ज्यादा मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि हम बाहर से ही मंगा के उसको यूज कर रहे होते हैं। प्लस ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि जिस चीज की मशहूरी ज्यादा हो रही है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। बल्कि ये तो अच्छी चीज है कि हमारे पाकिस्तान में जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कम इसकी एज कंपेयर टू जो बाहर के मुल्क हैं लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बल्कि इवन के बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि बाहर के मुल्क से स्पेशल डेंटिस्ट्री का इलाज कराने जैसे विजिट पे पाकिस्तान आए हैं। ज्यादातर वैसे ही करवाते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के खासतौर पे लोग, क्योंकि अगर किसी से $18,000 चार्ज किया जा रहा है वहां पे, वो सोचता है कि मैं इतने डॉलर की टिकट लूंगा, वहां पे जाके 1 महीना रह के भी आऊंगा और इलाज अपना 2-3 लाख में करवा के फिर भी उसे 10-15 लाख जो है वो बच जाता है। तो बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं। और इस हवाले से भी हमें बताइएगा, खासतौर पे जो मुंह का कैंसर होता है, इससे अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज किस तरह से किया जाता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डायग्नोज नहीं करते, वो छोटा मोटा जख्म समझते हैं मुंह का और उसी तरह से जारी रखते हैं, पान को भी, चूने को भी और दीगर चीज़ों को भी। उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेनिट्रेट कर जाता है बॉडी के अंदर और उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तो अर्ली स्टेजेस इसकी क्या होती हैं, कैसे सिम्टम्स शो होते हैं बॉडी के अंदर? अच्छा, इसमें ये कि लोगों को मैं इस प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगी कि ऐसी कैंपेन्स चलाई जाएं, या जैसे स्कूल्स के अंदर जाके अवेयरनेस दी जाती है, इसी तरह ही जो है स्कूल्स के, कॉलेजेस के अंदर जो है एक जिसका कहते हैं जनरल स्क्रीनिंग, आप जो है उनको एक वे या प्रोटोकॉल बताया जाए कि ये आप जो है हर 6 मंथ्स के बाद जो है बच्चों को या एवरी पर्सन जो है वो अपनी पूरी हेड एंड नेक का जो है वो एग्जामिनेशन करें। इसमें देखें सबसे पहले जो है पेशेंट को इसके साइन एंड सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट को ये जिस तरह है गर्दन में हमारे हुदूद मौजूद होते हैं, तो उनसे सबसे पहले ये पूछें कि आपको जो है गर्दन में, या वो पेशेंट खुद भी जिस तरह है हाथ लगा के देख ले कि गिल्टियां तो नहीं कोई गर्दन के अंदर बन चुकी हुई, या ऐसी कोई चीज तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है जो कि पेन कर रही हो। फिर उसके बाद ओरल कैविटी में ये आ जाता है कि माउथ ओपनिंग जो है पेशेंट की, जिनको ओरल कैंसर होता है, लोगों को ये चाहिए कि देखें कि उनकी माउथ ओपनिंग तो नहीं कम हो रही, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रही, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखना चाहिए कि अपनी वो जिस तरह है शीशे में अपनी मुंह खोल के अपनी पूरी ओरल कैविटी का जो है वो मुआयना करें, जायजा लें। उसमें ये देखें कि कोई रेड पैच तो नहीं है, मतलब रेड कोई धब्बा तो नहीं है, या वाइट कोई धब्बा तो नहीं है, या कोई जख्म तो नहीं बन रहा। जख्म खास तौर पे ऐसा जो कि 15 दिन से ज्यादा अगर प्रोसीड करे तो लोगों को इसके बारे में जो है कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि ये कुछ एबनॉर्मल चीज ना हो, तो इसके लिए फौरी तौर पे अपने डेंटिस्ट से रब्ता करना चाहिए।
प्लस इसके अलावा अदर साइन एंड सिम्टम्स में ये कि मरीज को जो है तेज जो पूरी उनका म्यूकोजा है ओरल कैविटी का, उसमें तेज मिर्चें लगती हैं, थूक का ज्यादा आना, जो उसके जिस जगह पे उनको ये सस्पिशियस लीयंस फील हो वहां पे दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं, फोल स्मेल जिस तरह कहें कि मुंह से बदबू का आना। तो ये सारे जो हैं साइन और सिम्टम्स हैं जो कि आप जो हैं अपनी ओरल कैविटी में चेक करें। प्लस इसके अलावा ये कि आप जैसा कहें कि अगर ओरल कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को भी जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं कि बुखार होना पेशेंट को, साथ इसके अलावा हड्डियों में दर्द का होना और ठंडे पसीने आने, वजन की कमी। ये सबसे ज्यादा जो है ना पेशेंट को, अगर उनको ऐसा लगे कि उनके मुंह में कोई जख्म है या इस तरह का कोई रेड पैच है और साथ ही उसको ये अगर साइन एंड सिम्टम्स आए तो उसको फौरी तौर पे जो है अपने डेंटिस्ट से राब्ता करना चाहिए कि और इसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बच्चों के हवाले से भी मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहता हूँ, पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहती हैं आपके रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चों को कितनी बार ब्रश करवाएं, और अगर किसी के मुंह में कैविटी जिसे कीड़ा लगना कहते हैं वो नज़र आ रहा है तो कौन सी चीज़ें जो बच्चों को घर रहते हुए अपनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं गाँव के अंदर मौजूद हैं, हमारा टीवी चैनल देख रहे हैं और वो शहर में आके इलाज कराने से कासिर होते हैं, तो इनिशियल स्टेजेस पे वो किस तरह से घर में बैठे उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें अगेन ये है कि वैसे तो मैंने नोट भी किया कि हमारे देहातों में भी पहले से जो अवेयरनेस का लेवल था, इन्हीं टीवी प्रोग्राम्स और पेशेंट अवेयरनेस जो है अभी फिर भी जो है उसका लेवल बेहतर हो गया। लेकिन इसमें ये है कि जो चॉकलेट्स जैसे हमने बात की या टॉफीज की, हमने स्वीट्स की बात की, तो थोड़ा सा मैं बच्चों के लिए अच्छी चीज भी है, समझ लें खुशखबरी भी कह सकते हैं इसको, कि हम ये नहीं कहते कि बच्चे चॉकलेट्स या टॉफीज ना खाएं, वो जरूर खाएं, लेकिन ये कि साथ ही जैसे आप कहते हैं ना कि ब्रशिंग कर लें। ये एक प्रिवेंटिव मेथड है कि उनके दांतों के ऊपर ये जो हम कहते हैं ना, इसको बोलते हैं रिफाइंड कार्ब्स की जो है वो चूंकि ज्यादा स्टिकी होते हैं तो वो स्टिक रहते हैं हमारी दांतों की सरफेस के ऊपर। तो जैसे ही बच्चे अगर चॉकलेट्स या स्वीट्स का यूज करते हैं तो फौरन ही उसको दांतों को ब्रश कर लें, ठीक है। और इसके अलावा ये कि हर खाने के बाद कुलियां करें, और बच्चों को आइडियली जो है 2 टाइम दिन में सुबह और रात को सोने से पहले जो है ब्रश जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों की अवेयरनेस जो है उतना नहीं देते लोग ध्यान उन पे, और टॉफीज भी खा रहे होते हैं, चॉकलेट्स भी खा रहे होते हैं। अब मैसेज तो बच्चों के हवाले से दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे अताई डॉक्टर्स जो होते हैं, अताई डेंटिस्ट जो होते हैं, उन हवाले से जरूर गुफ्तगू करना चाहूँगा। अभी बहुत सारे गाँव में ट्रेंड है कि वो एक फट्टा सा लगा के बैठा होता है, जिस दाढ़ में दर्द हुई गलत दाढ़ को इवन निकाल देते हैं वो, तो उससे कितना नुकसान होता है? उससे भी तो अगर जख्म गलत किस्म का बन जाए आपके दांत के अंदर तो कैंसर का सबब बन सकता है वो। उस हवाले से जो अताई डॉक्टर्स हैं उन हवाले से भी आप लाजमी तौर पे गाइड करें। सर, अताई डॉक्टर जो है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। एक तो वो गवर्नमेंट लेवल पे कि उनको क्लोज किया जाए, दूसरा अताई डॉक्टर जो है ना वो जो हमारे जो रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उससे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। उसकी वजह ये है, दे गो डाउन टू द पेशेंट, वो उनकी सुनते हैं। वो कहते हैं कि इफ यू लिसन टू द पेशेंट लॉन्ग इनफ दे विल जनरली लीड यू टू द डायग्नोसिस। वो पेशेंट की सुनना जो मोस्टली यंग डॉक्टर्स है वो पसंद नहीं करते ज्यादा लंबी बातें। हिस्ट्री जो है उसके बिना तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी चीज को 100% डायग्नोज करें। आप अर्ली स्टेजेस पे कोई रिलैक्स उनको करने के लिए कोई ना कोई मेडिकेशन या स्टीरॉइड दे के उनको रिलैक्स कर लेंगे, लेकिन उससे उनका इलाज मुमकिन नहीं है। तो वो मकसद ये है कि अताई डॉक्टर जो है ना पेशेंट के लेवल पे आके बात करते हैं, उनके सारे घर के वालों का पूछते हैं, उनका सारा काउंसलिंग, उनका कॉन्फिडेंस जीतते हैं, उसके बाद उनको ट्रीट करते हैं। एक तो वो पेशेंट को इतना लंबा असर तक अपने पास रखते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो काफी एंड स्टेज हुआ होता है। मुंह के कैंसर के मुतालिक बात कर रहा हूं, या इवन के दांतों का कोई बच्चों का जो मामलात हैं। उसके बाद ये है कि बच्चों को, क्योंकि माँ बाप ने वो जो अताई डॉक्टर हैं वो बचपन से देख रहा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल रीच के साथ होता है, वो मोहल्ले का डॉक्टर है, वो घर के करीब है। तो बड़े सेंटर्स में जाते हुए माँ बाप को लगता है कि शायद ये नोन डॉक्टर नहीं है, ये शायद हमारी सुने ना, तो ये बड़ा इशू आ जाता है। अताई डॉक्टर जो हैं, एक तो उनके वहां पे स्टरलाइजेशन नहीं होती, वो स्टरलाइजेशन बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। वो स्टरलाइजेशन मतलब दांत, वो जो चीजें औजार हैं उनके साफ नहीं होते। प्लस जरासीम कश
ऑटोक्लेव उनको करना होता है, ऑटोक्लेव करना होता है। हेपेटाइटिस सी मोस्टली जो अब नए जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है। और उसके बाद ये है कि अताई डॉक्टर जो है मटेरियल यूज करते हैं लोकल, और वो डिफरेंट किस्म के मसाले यूज करते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता कि वो किस तरह, जब पेशेंट आता है वो ऐसे मसाले लगे होते हैं उसके कि आप सोच नहीं सकते, जो रिकमेंडेड ही नहीं है कि मुंह के अंदर लगाए जाएं। तो इस तरह के एक तो मैं अपने आप के तवसत से, प्रोग्राम के तवसत से कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी आप एक डॉक्टर्स के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो आपको समझता है, जो चीजें जो आपके लिए बेहतर है वो देगा। ठीक है, अताई डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कभी भी किसी सूरत भी आपका वो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर आज के शो में आपका आने के लिए। डॉक्टर निदा आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए, बहुत मुफीद मशवरे आपने दिए और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस इससे लाजमी तौर पर मुस्तफीद होगी। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग जबरदस्त होनी चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो डेन स्टीवन बाय साहब जी की तरफ से बनाई गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्रेसिंग भी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपको सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा, जहां से जाके आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं आज शेफ यूके तो मौजूद नहीं है, जफर डोगर साहब यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज शेफ छुट्टी पे तो नहीं है आज? यार बात ये कि शेफ कुछ 2-4 मिनट के लिए आगे पीछे थे तो मैंने कहा आज मैं क्यों ना तजर्बा करूं। अच्छा सर, लगता है तजर्बे आप घर पे भी करते रहते हैं, जैसे यहाँ पे आज तजर्बा करने लगे हैं, कुछ बना के हमें खिलाएंगे। घर पे भाभी का भी कोई हाथ बिटाते हैं ऐसे? जी जी वो बिटाता हूँ, लेकिन वो होता है जरा कोई सब्जी निकलवा दिए, मटर निकालने हैं, कोई लंबा काम है, मेरी हेल्प ले इसमें सर कौन सी हद तक है वो? अगर नहीं मैं तो बड़ी शौक से करता हूँ, और सर लेकिन वक्त होना जरूरी, वक्त हो तो मैं कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो सर आज क्या बनाने जा रहे हैं आज हम? मेरा ख्याल आज हमें मुर्ग चने आपको खिलाना। मुर्ग चने जनाब, आज जफर डोगर साहब के हाथों के हम बड़े खुशनसीब हैं जनाब। ये देख रहे हैं पहली मेरी डिश है, जिंदगी की पहली डिश। अच्छा, वैसे मैं बना लेता हूँ आमलेट वगैरह सादा चीजें, लेकिन इस तरह की पहली दफा बना रहा हूँ। मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था, और फिर मेरा ख्याल इस दौरान शेफ को भी बुला लेंगे, उनकी खिदमत ले लेंगे। ले जी, शेफ भी पहुंच गए हैं सर, उनको भी बुला लेते हैं। शेफ यूके जनाब आ चुके हैं, तो शेफ यूके को भी हम लेके आते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक है, कैसे हैं भाई? अच्छा शेफ आज मैंने बनाना है? बिल्कुल सर, आप ही बनाएंगे। और लेकिन आपकी हेल्प के बगैर। ओके सर, मैं हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, पहले मैं शेफ चाहता हूँ आप रेसिपी बता दें कि हम ये हमारे पास चिकन है सर, मिक्स चिकन है। ये हमने मसाला और जोगट लगा के इसको रखा हुआ। ठीक है, ये हमारे पास प्याज होगा, इसको 1 चम्मच करी स्पून के साथ पहले ये डालेंगे। ये कौन सा घी डाला है? गोल्डन घी डाला सर मैंने जनाब। गोल्डन घी के अंदर इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन घी बनाने वाले का ये कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के आइन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिससे आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगते हैं। और यही नहीं बल्कि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और विटामिन ई जो है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ भी जबरदस्त हो लेकिन उसके साथ साथ खानों की लज्जत पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना है, तो बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब तैयार होने वाला है और आज चिकन के चने जो है वो तैयार किए जाएंगे, और सुबह के नाश्ते के अंदर ये बड़े मुफीद समझे जाते हैं। ज्यादातर हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि मुर्ग चनों का इस्तेमाल नाश्तों के अंदर बहुत किया जाता है। आपको भी नाश्ते के अंदर ये पसंद है? जी मुर्ग चने तो क्या बात है जी, इसकी तो, और ये बड़ी पसंदीदा डिश है। बहुत सारे लोग, बहुत बड़े पैमाने पर लोग खाते हैं, नान चने खाते हैं, लेकिन मुर्ग चने का अपना एक मजा। तो ये देखें, ये हमारे पास प्याज था, 3 प्याज वो ग्राइंड किया हुआ उसमें डाल दिया। ठीक है, ग्राइंड किया हुआ प्याज ऑयल के घी के अंदर जो डाल दिए गए, इसे कुछ देर के लिए पकाया जाएगा। उसके बाद क्या क्या चीजें हमारे पास कंप्लीट रेसिपी है, हाँ, बता दें। चिकन था हमारे पास, उसमें 1 कप योगर्ट का लगाया मैंने, 1 पंच यानी कि सॉल्ट, 1 पंच मिक्स मसाला, खुश्क धनिया और हल्दी, हाफ पंच जो जीरा है वो लास्ट पे लगाएंगे। जो हमारे पास मिक्स मसाला है सर, उसके 2 स्पून लगाएंगे। ये 2 स्पून इसमें ऐड किए जी। ये मिक्स मसाला कौन कौन से मसाले में? इसमें सर चिकन कढ़ाई का मसाला है, इसमें बारबेक्यू का मसाला मैंने मिक्स किया हुआ सर,
और इसमें जो आम रेडी ये मसाला, ये हमने एक पंच इसमें इस्तेमाल किया हुआ। ठीक है, क्या गार्लिक भी यूज किया जाएगा? ये गार्लिक सर लास्ट पे यूज करेंगे, जब हम चनों का तड़का लगाएंगे सेपरेट, उसके बाद ये गार्लिक यूज करेंगे। ये हमारा टमाटर है, इसके बाद ग्राइंड के इसमें डालेंगे। चिकन अलग से बना के इसको गार्लिक में इसमें सोते करके अच्छी तरह बुनाई करके इसी के यहाँ अंदर पे एक डालेंगे। और चीज मेंशन करें कि ये चने बॉइल्ड हैं जो आप यूज जी, कर रहे बॉयल हैं? किए हुए हैं सर और मैंने। कितनी क्वांटिटी की चनों की है, कितनी क्वांटिटी चिकन ये की? 300 ग्राम हमारे पास चने थे, 1 kg पानी था, उसमें हमने उबालने के लिए रखा और कुछ भी नहीं लगाया, सॉल्ट का एक पंच लगाया ताकि अंदर ही जज्ब रहे। ये हमने मैंने भी हेल्प की है सर। जी जी सर, ये बॉयल आप ही की तरफ से basically किए गए मैं कर रहा हूँ। हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये बिल्कुल, मुझे help क्योंकि कर रहे हैं शेफ जो हैं वो लेट हो गए थे आज इस वजह से। तो शेफ मैं चाहता हूँ ये आप छोड़ दें, ये अब डोगो साहब का काम है, डोगो साहब करेंगे। डोगो साहब माइक मुझे पकड़ा दें, आपसे गुफ्तगू साथ साथ में जारी रहेगी। यार ये मुझे डर लग रहा है वैसे, आंखों में ना पड़ जाए। नहीं सर, आंखों में नहीं पड़ता, मैं भी बड़ा डरता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग इस चीज की हो ही जाती है। वैसे आप सर काफी मैंने नोट किया है कि एक तो होता है ना कि बिल्कुल अताई शख्स आके खड़ा हो जाए, बनाना शुरू कर दे, कुछ ना बने। आपके हाथों में पूरा जादू है, प्रैक्टिस है, जैसे महसूस होता है कि पूरी प्रैक्टिस है आपको। ये मेरा ख्याल है काफी देर से आप ये काम घर पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। नहीं, बेगम को देखता रहता हूँ ना बनाते हुए, तो कहीं कहीं साथ भी दे देते हैं, तो वो अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, साथ कहाँ पे देते हैं सर? खाना वैसे तो तैयार करने में, सब्जी काटने में, बर्तन धोने में? वैसे तो मैं सादा सादा काम करता हूँ, सब्जी काटने में साथ दे देता हूँ और बर्तन धोने हो कुछ वो कर देता हूँ। अगर वो मुलाजमा ना हो तो वो उस दिन तो पूरा मैंने ही करना होता है। तो अच्छा लगता है खातून अच्छा खाना सर, का साथ वैसे- देना, उसके साथ साथ चलना। और इसमें कोई हद तक भी नहीं है, अगर आप नहीं, बर्तन नहीं धोते यार, हैं कमाल। तो रोटियां भी तो वो आपके साथ बनवा ही देती हैं ना? यार देखें, 24 घंटे जब वो हमारी खिदमत करती हैं बेचारी खवातीन, जो खातून खाना होती है, आपके लिए क्या कुछ करती हैं, तो आप थोड़ा सा अगर साथ दे देते हैं तो मेरा ख्याल है ये कोई मर्दों की शान में कमी आती है। अच्छा सर, वैसे आप लड़कियों के लिए बड़े आइडियल हैं। लड़कियों की ख्वाहिश होती है जफर डोगर साहब जैसा हस्बैंड उनको मिले, तो सर आपकी वाइफ जो है वो बड़ा खुश होंगी इस सवाल से। देखिए खैर, ये तो हनान वैसे आपका मुंह चूम कैसी बात कर रहे हैं यार, किसकी ख्वाहिश होगी कि हमारे साथ? नहीं सर, हमारा लड़कियों को बड़ा चाम होता है इस चीज का, उनका हस्बैंड उनके घर के कामों में हाथ बटाए, इतनी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी, और उनकी ख्वाहिश होती है कि इतना हम्बल, इतना केयरिंग, इतना लविंग और इतना ब्लश करने वाला हस्बैंड उनको मिले। तो क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? लेकिन सर आप हैं, ये तो हैं, क्योंकि मैं केयरिंग तो हूँ, मैं तो पूरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग हूँ। मेरी तो जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो, उसमें मैं दूसरों का ख्याल रखता हूँ। और दूसरों की जब बात करते हैं तो वो अपनी जात से हट के जो भी होते हैं दूसरे होते हैं, और वो आपके अपने भी होते हैं, वो आपके दोस्त भी होते हैं, अहबाब भी होते हैं, मोहल्लेदार भी। तो ये मजा आता है ना दूसरों के साथ साथ सबके काम आना। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, बिल्कुल किसी के लिए जो है तो बाकियों का साथ देना चाहिए, खास तौर पे खातून खाना जो होती हैं। ये सबसे अच्छा वही होता है बंदा जो अपने घर वालों के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। आप अपने घर वालों के लिए अच्छे नहीं है तो बाहर जितने मर्जी अच्छे हैं कोई फायदा कोई नहीं। फायदा नहीं उससे। अच्छा, इसके अलावा सर आप देखा है कि ऑफिस के अंदर भी बड़े केयरिंग है, मतलब घर से हटके भी, तो इस हवाले से भी थोड़ा बताएं। आपकी बीट कौन सी है ना? सर मेरी बीट जो है वो शोबिज की है। और आप प्रोग्राम भी करते हैं, शोबिज भी, और क्या चाहिए? नहीं सर, मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन मैं आज ये चाह रहा हूं क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत सारे लोग देखते हैं, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से पेश आते हैं। बहुत सारे लोगों के, क्योंकि आपके कमेंट्स भी मैं देखता हूं सोशल मीडिया के ऊपर, जब प्रोग्राम आपका अपलोड होता है तो वो चाहते हैं कि जफर डोगर साहब सबका तो इंटरव्यू करते हैं, इनका भी तो कोई करे ना। तो मैं इसलिए ये पर्सनल चीजें डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा लोगों को आपके जो लाइफ है उस हवाले से भी पता चले। बड़ी मजेदार लाइफ है और बड़ी जिद्दोजहद से भरपूर लाइफ है, और मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा जिद्दोजहद में गुजरता है। आपको हैरान होंगे शायद आप इस बात से कि बस नींद ही पूरी करते हैं, बल्कि पूरी भी नहीं करते। बिल्कुल मजा आता है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, और उसमें साथ साथ एंजॉय करें। मैंने जो सीखा है वो ये है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए आपको कोई अलग से वक्त नहीं मिलना। आपने अपनी मौजूदा जो लाइफ का एक एक लम्हा, हर गुजरता लम्हा जो है उसी में से खुशियां कशीद करनी है। तो हर लम्हे को जिए और हर दिन को आखिरी दिन समझ के जिए, क्योंकि कल कभी नहीं आती, आज ही आपका सब कुछ है। आज पे फोकस करें और आज के दिन को भरपूर गुजारें और जिद्दोजहद करें, आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात, जो भी इसके नतीजे में कामयाबियां मिलें वो सिर्फ आपकी नहीं होनी चाहिए,
आपसे वाबस्ता बहुत सारे लोगों के होने चाहिए, सब लोग खुश हों। फिर कहूँगा अपने लिए तो हर कोई जी लेता है। अच्छा सर, आपको एक लंबे अरसे से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कभी आप छुट्टी नहीं करते, 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ इससे में आधे से ज्यादा आरफ भाई के भी शामिल है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप फैमिली को टाइम किस तरह से देते हैं। फैमिली कंप्रोमाइज होता है, ये एक शुबा जो ऐसा है। लेकिन फिर मैं आपको ये बताऊं कि दफ्तर के बाद फैमिली ही है। और कोई एक्टिविटी पहले थे हम, हमारे दोस्त ताहर शेख इधर होते थे पेस्को में, तो उनके साथ हम बैठ के कभी कभी गुनगुनाते थे। म्यूजिक की एक महफिल होती थी, वो मुल्तान चले गए तो अब वो महफिलें भी खत्म हो गई। लेकिन बाकी मेरा सारा वक्त घर के लिए होता है। अच्छा सर, म्यूजिक से बड़ा लगाव है आपको, सबसे पसंदीदा सिंगर आपका कौन सा है? मैंने इतनी जिंदगी करने के बाद सच्ची बात बताऊं तो मुझे बगैर किसी मुबालगा के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, मैं तो दीवाना हो गया उनका। मैंने उनकी कव्वालियों की पूरी लिस्ट एक मेरे पास पूरा एल्बम है, तो मेरी गाड़ी में नुसरत की कव्वालियां थी। आजकल तो मुझे ना बल्कि उनकी वो तेरी याद इबादत मेरी महंजुआं दी करन तस्बीह हर वक्त यही लगा होता है। क्या बात। तो ये एक अपना एक रूहानी भी सिलसिला होता है बंदे का, वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है बंदा। सर रोमांस के सॉन्ग्स भी तो होते हैं ना, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, उन्हें सुनने के बाद मूड बड़ा खुशगवार होता है, और बाज़ का तो मर्दों का फ्लर्ट करने को भी दिल करता है उसके बाद। रोमांस के सॉन्ग्स कौन से होते हैं जो आपको बड़े पसंद हैं? अच्छा, मजेदार बात ये, मैंने जिंदगी में फ्लर्ट नहीं किया, इश्क किए हैं। मैं फ्लर्ट नहीं हूँ, संजीदा आदमी हूँ। संजीदा आदमी, आप तो संजीदा है सर। इश्क भी पूरी संजीदगी से करता हूँ। और उसमें मजा लेता हूँ, मरता हूँ, जलता हूँ, सब कुछ, और पूरा एक फेज होता है जिसमें अपने ही आप के अंदर आप उसका ना लुत्फ ले रहे होते हैं, और बड़ा मजेदार काम होता है। और इसके बगैर जिंदगी नामुकम्मल है, अधूरी है और बेकार है, करना चाहिए। अच्छा सर, और ये होता है, कर नहीं सकते आप, हो जाता है। सर आप अपना प्रोग्राम करते हैं आज 41 के साथ, बड़े चटपटे सवाल आप करते हैं अपने गेस्ट के साथ। आज मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको रंग कौन सा पसंद है, आपको मौसम कौन सा पसंद है? मेरी जिंदगी में असल में सारे रंग मेरे अंदर के रंग हैं। सारे मौसम मेरे अंदर के मौसम हैं। इससे मुझे कोई अलग से मैं कहूँ कि फलां 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 मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। मतलब हर मौसम मेरा मौसम है, हर रंग मेरा रंग है, और मैं हर सूरत हाल को एंजॉय करता हूँ, मजा लेता हूँ उसमें से। और इसमें एक मेरा जिंदगी को देखने का अपना ही एक अलग अंदाज है, और खास तौर पे मैं यही कहूँगा कि सेल्फिशनेस नहीं है। मतलब दूसरों के लिए ज्यादा मेरा होता है कि यार मुझसे दूसरे खुश रहें, मतलब उनके काम आके, ऐसे नहीं कि तारीफ करके, नो, काम किसी के आ सकूं, ये मुझे मुहावरतन नहीं बात कर रहा। अल्लाह का शुक्र है मेरी जिंदगी भरी पड़ी है कि मैं जो दूसरों के काम आने का जो मजा आता है ना, वो किसी और चीज में नहीं आता। वो करते रहते हैं, लगे रहते हैं उसमें। ठीक है, आरफ भाई का सच सवाल है, वो कहते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे लोगों को मोहब्बत होती है, आपको भी कोई लड़कपन के अंदर मोहब्बत हुई, फिर उससे शादी की शिद्दत भी इख्तियार कर गई, कोई इस तरह का वाकया? असल में जो मोहब्बत होती है ना, इसका भी एक अजीब फलसफा है। मोहब्बत ये नहीं है कि आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो उसको तो कोई इतराज नहीं हो सकता, करते रहें। असल में मोहब्बत ये होती है कि जिसे आप अच्छा समझ रहे हैं वो आपसे मोहब्बत करे, ये होती है। वरना तो किसी को कोई इतराज नहीं, जिससे मर्जी करते रहें, आपसे करते रहें, इधर करते रहें, जिसको मर्जी चाहते रहें, उसका क्या नुकसान है? असल में ये बड़ी सेल्फिश होती है, ये रेसिप्रोकल बेसिस पे ये रिस्पांस मांगती है। रिस्पांस क्या होता है? देखिए, वो किसी और से अगर मोहब्बत करती हो या करता हो तो ये उसका राइट है। मोहब्बत तो फिर ये होनी चाहिए कि आप करते जाएं, लेकिन क्या होता है, आप कहते हैं नहीं, उसे मुझसे करनी चाहिए। दिस इज मोहब्बत। इसमें मोहब्बत में ये बड़ा एक अजीब पहलू है कि आप, ये नहीं है, मैं कहता हूँ कि मोहब्बत नहीं है कि आप, ये रिस्पांस मांगती है। इसके बड़े अजीब अंदाज हैं, बड़े अजीब रंग हैं, यानी जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकते। ये भाई है तो करते जाओ,
उसका उसे क्या, एक तरफा मोहब्बतें भी तो सर हाँ होती तो हैं। करनी चाहिए, होती वो है। तो जहां कहीं ये होता है ना कि अब देखिए ये निचोड़ है कि बेसिकली आप ये चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या जो महबूब है वो आपसे मोहब्बत करे, वो आपसे बात करे, आपसे, किसी और को ना देखे, किसी और से। लेकिन वो आप अक्सर सर मिसाल देते हैं कि लोहा हमेशा मकनातीस की तरफ खींचता है, महवर जो है वो मकनातीस ही होता है, उसने खींचना होता है। सर आपकी शादी मोहब्बत की थी या अरेंज मैरिज थी? हमारे खानदान में हुई है और मोहब्बत मेरी कहीं और थी, यूनिवर्सिटी में थी। सर लेकिन सोच ये समझ के बोलिएगा, मैं फिर कह हाँ, रहा हाँ मैं सही है, उसको पता है। लेकिन ये है कि इसमें खूबियां इतनी ज्यादा थी। देखिए मोहब्बत के फेजेस होते हैं, ये एक लाइफ जब गुजारनी है किसी के साथ, जिंदगी गुजारनी है, आपने किसी को जीवन साथी बनाना है, तो वो एक अलग, बिल्कुल अलग क्राइटेरिया है। मेरी बेगम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, माशाल्लाह। इसको मैं छोड़ नहीं सकता था। ये मैं एक मखमसे में रहा बड़ा अरसा यूनिवर्सिटी लाइफ में कि उसे मैं पाना चाह रहा था, इसे खो नहीं सकता था। आहा। तो फिर जिसे खो नहीं सकता था वो गालिब आ गई बात और मोहब्बत छोड़ दी हमने। ठीक है, तो सर कभी पछतावा नहीं हुआ कि यार ना ही छोड़ता तो बेहतर था? नहीं, कभी नहीं। मेरी लाइफ, शादीशुदा लाइफ 24-25 साल बहुत खूबसूरत गुजरे और बेगम में जितनी खूबियां हैं अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, वो एक सूफी है, दरवेश है, अच्छी है, खूबसूरत है, बहुत अपने बच्चों का ख्याल रखती है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है। मेरा ख्याल इसके बाद तो फिर कोई जन्नत ही रह जाती है, कोई और जन्नत का जो तस्वुर है। माशाल्लाह। तो मेरी बहुत खूबसूरत लाइफ गुजर रही है माशाल्लाह। चलें जी, इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज मजीद भी खोलेंगे डोगर साहब की जिंदगी के हवाले से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। सर इल्म अदब के साथ भी आपको बहुत मोहब्बत है और माशाल्लाह आपका हाफिजा भी बड़ा स्ट्रांग है, शेर व शायरी हो, हदीसें हों या कोई इल्म की बात हो, वो बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, आप पिक भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा शायर है? किसकी शायरी आपको बहुत अच्छी लगती हो, और विजनरी शायरी के हवाले से भी और रोमांस के हवाले से भी? देखिए हनान, वैसे तो उर्दू शायरी में अगर आप देखें तो मीर तकी मीर से शुरू होकर गालिब, फिर इकबाल और फैज, ये चार अपने अपने अहद के बड़े शायर गुजरे। सर ये आपने 1, 2, 3 किया है या जस्ट? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं कि जो बहुत बड़े शायर अपने अहद साज शायर जिन्हें कहते हैं, एक मीर का दौर था, फिर गालिब का था, फिर इकबाल का दौर था, फिर फैज का था। अच्छा, फराज बहुत बड़े शायर हैं, अहमद फराज, लेकिन सम पीपल से कि फराज इज फैज अहमद फैज मेड इजी। तो सर लेकिन अच्छा, मैं शायरी में शख्सियत को नहीं देखता, शेर को देखता हूं कि शेर मतलब भी देखे ना कि जो शेर आपके सीधा, वो हसरत ने कहा था ना, हसरत मोहानी ने, कि शेर दरअसल वही है हसरत, सुनते ही जो दिल में उतर जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो जो सीधा आपके दिल पे वार करे, दिल पे असर करे, वो शेर होता है। तो फहमीदा रियाज की मैंने नज़में, नौशी गिलानी, परवीन शाकर और इसके अलावा जिगर मुरादाबादी, मतलब जो शायर, मतलब कलाम देखते हैं, मुनीर नियाजी के बड़े ज़बरदस्त शेर हैं, अमजद इस्लाम अमजद की कई गज़लें। तो कलाम बाज़ औक़ात मुझे बहुत अच्छा लग जाता है किसी का। मसलन हमारे अपने शहर के शायर जो शिकागो में सारी ज़िंदगी रहे, इफ्तिखार नसीम, उनका शेर मुझे एक वक्त में तो इतना मैं जुनून था, मुझे बार बार गुनगुनाता रहता था। इस कदर भी तो न जज्बात पे काबू रखो, इस कदर भी तो न जज्बात पे काबू रखो, थक गए हो तो मेरे कांधे पे बाजू रखो। आहा, क्या बात है, कितना खूबसूरत शेर है। ठीक है सर, गुनगुना के आपने कहा तो अच्छा, गुनगुना के मैं वो सुनाता था उनके, इसी इफ्तिखार नसीम साहब का ही उनका एक शेर है, मेरी आंखें जमानत मांगती हैं, मेरी आंखें जमानत मांगती हैं, जो ये देखेंगी सच्चे ख्वाब होंगे। आहा आहा। अच्छा, ये मुझे बड़ा प्यारा था, यानी झूठ नहीं चलेगा, 2 नंबरी नहीं चलेगी,
मेरी आंखें जमानत मांगती हैं, जो ये देखेंगी सच्चे ख्वाब होंगे। तो ये मुझे इतना पसंद था, मैं बड़ा गुनगुनाता रहता था। मैंने खुद ही गुनगुना के थोड़ा इसकी बड़ी धुन बनाई हुई थी मैंने खुद ही। मेरी आवाज बहुत ही नहीं सर, ऐसा कोई नहीं मसला, लेकिन चूंकि मुझे ये बहुत अरसा आपको पता मैं मुनाफिकत से बड़ा दूर रहता हूँ, आती नहीं मुझे, जोड़ नहीं आता, जो होता हूँ बता देता हूँ, और जैसी भी आवाज हो गुनगुनाना चाहिए, मैं गुनगुनाने पे यकीन रखता हूँ। तो चूंकि ये वक्त गुजरा है मेरे साथ, तो मैंने ये शेर बहुत गुनगुनाया है, और मैंने किस तरह इसकी धुन बनाई खुद ही गुनगुनाता रहा। मेरी आंखें जमानत मांगती हैं, आहा आहा, मेरी आंखें जमानत मांगती हैं, जो ये देखेंगी सच्चे ख्वाब होंगे। मेरी आंखें जमानत मांगती हैं। क्या बात है सर, इस तरह मैं क्या बात है सर, आप तो बहुत अच्छे मैंने सिंगर खुद भी हैं। इसकी तर्ज बनाई हुई थी कि यार ये, और ये मुझे बड़ा ही अपील करता था शेर, और मुसलसल फिर ये मैं गुनगुनाता था। असल में आपके जो वारदात कल्बी होती है ना, वो आपको म्यूजिक की तरफ, आपको शायरी की तरफ, लिटरेचर की तरफ ले जाती है, जिसमें एक सेंसिटिव और जिंदा दिल है, वो इन चीजों से दूर रह नहीं सकता। ये जिंदगी की अलामत है, अदरवाइज तो बड़ी खुश लाइफ होती है। आप आर्ट को, फनून लतीफ़ा को निकाल दें, म्यूजिक को निकाल दें, आप गायकी को, शेर व अदब को निकाल दें, तो जिंदगी में पीछे क्या रह जाता है। इसलिए अच्छा, मैंने इनकलाबी शोरा के बड़े कलाम पढ़े, मुझे बड़े पसंद हैं। साहर लुधियानवी का, अच्छा मुझे जो फिर हो जाता मुसलसल वो तारी रहती है। मसलन साहर लुधियानवी ने कहा था, उसका एक बीच में मुझे कुछ याद के, मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूं भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमामत के तकब्बर को, किसी के चीथड़ों को और शहनशाही खजानों को, क्या बात है, तो दिल ताबे निशाते बज़ में इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। फहमीदा रियाज का मुझे एक बार मैंने जिंदगी में सुनी और उसी वक्त याद हो गई नज्म, और वो मेरी पसंदीदा नज्म थी। ज़ियाउल हक के दौर में जब दानिश्वरों पे, लेफ्ट के लोगों पे बड़ा बुरा वक्त आया, प्रोग्रेसिव लोगों पे, तो कोई इंडिया चला गया, कोई कहीं चला गया। फहमीदा रियाज इंडिया चली गई, वहां जाके उसने एतराफ़ जुर्म किया, यानी बेसिकली कोतवाल बैठा है, उसकी नज्म का अनवान है, कोतवाल बैठा है क्या बयान दें इसको। अब इकबाल जुर्म कर रही है, कोतवाल बैठा है क्या बयान दें इसको, जान जैसे तड़पी है कुछ अयां ना हो पाए, वो गुजर गई दिल पर जो बयान ना हो पाए। क्या बात है, लो बयान देते हैं हाँ लिख कि सब सच है, सब दुरुस्त इल्जामात, अपना जुर्म साबित है, जो किया बहुत कम था, सिर्फ ये नदामत है, काश वक्त फिर आए, हक अदा हुआ है कब, ये करो इजाफा अब, जब तलक है दम में दम, फिर वही करेंगे हम। क्या बात है, हो सका तो कुछ बढ़कर फिर वो हर्फ लिखेंगे, 13,000 हर आंबर कांप उठे जिन्हें पढ़कर, चीथड़ा है ये कानून बागियों के कदमों की, इससे धूल झाड़ेंगे, आमरीन हुसत है ये निजाम अहकामात, बीच चौक फाड़ेंगे। चले जी, बहुत लंबी है, मुझे सारी बहुत खूब और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही आज डोगर साहब आपके साथ। तो ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए आपका। नाज़रीन इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद, कशी सेहत के सफर में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, आज कोलेस्ट्रॉल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कोलेस्ट्रॉल आमतौर पे इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाली चर्बी और चिकनाई के हवाले से भी इसको जाना जाता है, और अगर एक हद से इसकी अमाउंट जिस्म के अंदर बढ़ जाती है तो उससे खून की गर्दिश जो है वो मुतासर होती है, क्योंकि ये नालियों के अंदर रस्ते को तंग कर देती है। यही नहीं बल्कि
कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अहम भी होता है, ज़रूरी भी होता है। वो किस तरह से कि कोई भी खाना जब हम खाते हैं तो उसके ज़रिए चिकनाई और बहुत से सॉल्युबल विटामिन होते हैं जिनके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन दीगर भी मौजूद होते हैं जो कि बॉडी के अंदर सॉल्युबल करने के लिए कोलेस्ट्रॉल उनका ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट दौराने गर्दिश, खून की गर्दिश के दौरान बढ़ जाती है तो उसे हार्ट अटैक का सबब भी बन सकता है, क्योंकि जैसे ही खून की नालियां तंग हो या फिर खून में इसकी मिकदार बढ़ जाए तो ये दिल पे बोझ को बढ़ा देती है, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस भी मौजूद होते हैं। इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए खास तौर पे अपने शो के अंदर दावत दे रखी है हकीम अकबर अली खान साहब को, तो आपको वेलकम करते हैं हकीम साहब शो के अंदर। हकीम साहब, मुझे आप बताइएगा कि कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जिस्म के अंदर बढ़ने की वजूहत क्या होती है? ख़ास तौर पर ऐसी खुराक का इस्तेमाल जिसमें चिकनाई ज़्यादा हो, चिकनाई से भरपूर खुराक जो कोलेस्ट्रॉल वाली खुराक कह सकते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। यानी पहले से सैरशुदा चिकनाई ये खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का बायस बनती है। दूसरी वजह मरूसी तौर पर भी हमारे जिस्मों में कोलेस्ट्रॉल मुंतकिल होता है। यानी बाज़ ख़ानदान ऐसे हैं कि मरूसी तौर पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके अलावा आम तौर पर सिगरेट नोशी, शराब नोशी, वर्जिश ना करना, दीगर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि रात जल्दी सो जाना, सुबह देर से उठना, ज़्यादा आराम तलबी, इससे भी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हर वो शख्स जो अपने मामूल से ज़्यादा खाना खाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि खुश खुराकी से खाना खाने वाले अमूमन कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादती का मरीज़ बन जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक सेहतमंद, अगर किसी फ़र्द की बात की जाए, एक सेहतमंद और नॉर्मल फ़र्द के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार क्या होनी चाहिए? आमतौर पर मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों का औसत में बताने लगा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल 150 से 200 के दरमियान नॉर्मल होता है। अगर हम इसको लिपिड प्रोफाइल के तरीके से बताएं तो LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड, ये 3 मुख्तलिफ तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं। ये इनकी किस्में हैं, इनकी सतहें हैं, जिनमें ट्राइग्लिसराइड 35 से 245, 246 तक नॉर्मल माना जाता है। HDL 35 से ज़्यादा हो नॉर्मल माना जाता है, और LDL की मिकदार 130 से 160 के दरमियान हो तो नॉर्मल माना जाता है। अच्छा हकीम साहब, ये ट्राइग्लिसराइड के हवाले से भी बताएंगे, इसकी मिकदार अगर बढ़ने की वजूहात क्या है, इसके पीछे क्या? बुनियादी तौर पर तीनों किस्म के कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की बुनियादी वजह वो सारी हैं जो पहले बयान हो चुकी हैं। फिर भी मैं बताता हूँ कि ट्राइग्लिसराइड ख़ास तौर पे उन लोगों में ज़्यादा बढ़ता है जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, जो वर्जिश नहीं करते, जिनके खानों में चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल है, जो ज़्यादा आराम तलब हैं, खुश खुराक हैं, जिनके खानों में चिकनाई ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड। इसके अलावा देखा यह गया है कि औरतों की निस्बत मर्दों में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजूहात क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी तो बहुत सारे लोगों में आजकल अमूमन तौर पर ज़्यादा पाया जाता है, उसकी वजूहात क्या है? कोलेस्ट्रॉल की बुनियादी वजह बुढ़ापा, मोटापा, वर्जिश ना करना, सैर ना करना, खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाना, और ख़ास तौर पर ऐसा खाना खाना जो चिकनाई से भरपूर हो। इसके अलावा सब्जियां और फल कम खाने वाले शख्स अमूमन कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का शिकार देखे गए हैं। हकीम साहब, ये बताइएगा वो कौन से अनासर हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है? बाज़ ख़ानदानों में मरूसी तौर पर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा ऐसे खाने जिनमें पहले से चिकनाई ज़्यादा हो, ज़्यादा चिकनाई वाले खाने, उनसे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा सिगरेट नोशी, शराब नोशी, और हर वो चीज़ जो फाइबर कम रखती है अपने आप में, यानी सब्जियां, फल कम खाए जाएं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और खुराक के ज़रिए क्या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है? आजकल लोग बड़े डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, इसके पीछे क्या मिथ है? हकीकत यह है कि इसका बेहतरीन इलाज यही है कि अपनी खुराक को मुनासिब रखें। खुराक के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल मुनासिब तौर पर हम
कायम कर सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की तबीई जो मिकदार है उसको खुराक के ज़रिए हम नॉर्मल तौर पे रख सकते हैं, जिसमें सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल, और कोशिश करें कि ख़ास तौर पे बड़ा गोश्त कम खाया जाए। कोलेस्ट्रॉल तो बाकी चीज़ों में भी है, लेकिन ख़ास तौर पर LDL कोलेस्ट्रॉल बड़े गोश्त में ज़्यादा पाया जाता है, जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। मछली के तेल के हवाले से और सब्जियों के हवाले से क्या कहेंगे आप? ख़ास तौर पर ऐसे खाने जो सब्जियों के तेल या मछली के तेल से चिकनाई हासिल करके बने जाते हैं, वो जानवरों से हासिल की गई चिकनाई से बहुत बेहतर होते हैं। वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रख सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो भाई असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सैर की जाए और अपना खाना अपने कद के मुताबिक इस अंदाज से खाया जाए कि वजन बरकरार रहे। हद से खाना बढ़ जाए तो वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। अच्छा, वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाई तरमीम है जो कि हम करें या घरेलू टोटके अपनाएं तो उससे हम कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती में हमें मावनत मिल सके, उसमें उसे कम किया जा सके, हम अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकें? 2-3 ऐसी चीज़ें हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बगैर दवाई के भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है, जिसमें सबसे बेहतरीन दारचीनी का कहवा। उसके अलावा अदरक और लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा करशी की कौन सी ऐसी नेचुरल अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मामूल पे ला सकते हैं? ख़ास तौर पर करशी ने कोलेस्ट्रॉल के लिए गार्लिक केयर तैयार किया है, जो कि बुनियादी तौर पर लहसुन से तैयार किया गया है, जो खून से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा इसबगोल का छिलका जो करशी ने मार्केट में इंतहाई स्टैंडर्ड का पैक करके भेजा है, कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए इंतहाई मुफीद है। और करशी गार्लिक केयर की खुसूसियत क्या है, किस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? ये ख़ास तौर पर खून में ज़्यादा बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। हकीम साहब, ये बताइएगा करशी की गार्लिक केयर जो है इसकी खुसूसियत क्या है? खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ख़ास तौर पर ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रखती है। इसके अलावा दिल को खून पहुंचाने वाली शरियानों को ख़ास तौर पर साफ रखती है, खून को जमने नहीं देती। ठीक है। और गार्लिक केयर और इसबगोल का छिलका जो है उसकी कितनी क्वांटिटी हमें यूज़ करनी चाहिए जिसके जो हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए मुफीद साबित हो? अमूमी तौर पर रात सोते वक्त 1 कप दूध में 1 चम्मच टेबल स्पून इसबगोल का छिलका रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो बहुत मुफीद रहता है। और अगर गार्लिक केयर है तो 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम इस्तेमाल किए जाएं तो काफ़ी है। अच्छा, करशी की ये तमाम तर अद्वियात जो हैं ये गोल्ड स्टैंडर्ड से मैन्युफैक्चर्ड की जाती हैं। मैं ये चाहता हूँ आप यहाँ पे बताएं कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या और ये क्यों ज़रूरी है? जैसा कि हम अपनी हर ज़रूरत की चीज़ के लिए देखते हैं कि ये नफीस हो, इंतहाई म्यारी हो, इसी तरह ख़ास तौर पर करशी ने भी अपने काम को इंटरनेशनल सतह पर रखा हुआ है। इंटरनेशनल सतह के जो म्यार हैं, जो दर्जात हैं, जो इंटरनेशनल तौर पे इनके तैयारी के तरीके हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाते हैं। ख़ास तौर पे इनकी पैकिंग से लेकर तरसील तक हर काम को इंतहाई म्यारी तरीके से किया जाता है, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। करशी की मसनूआत हमें कहाँ से मिल सकती है, इसकी तफसीलात क्या हैं? पूरे पाकिस्तान में हर अच्छे मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से करशी की मेडिसिन बासानी मिल सकती हैं। बहरहाल ये ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं, जिसके लिए www.karshihealthshop.com से आप मंगवा सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यानी ऑनलाइन आपने ऑर्डर करना है तब भी आप कर सकते हैं। वैसे भी बड़े स्टोर्स जहाँ पे भी पूरे शहर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप करशी की अद्वियात जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम अकबर अली खान साहब, आप आज के शो के अंदर आए और बहुत मुफीद मशवरे आपने दिए। इससे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस जो है वो काफ़ी उनके लिए मुफीद साबित होगी। और वंस अगेन बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।